कर लेते हैं अगली बड़ी खबर की। अगली बड़ी खबर महाराष्ट्र से, नांदेड़ से खबर, जहां पर नांदेड़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। प्रदर्शन में सनातन मुर्दाबाद के नारे लगाने का भी आरोप लगा है। महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक कार्यक्रम था और इस दौरान जो नारेबाजी की गई वो बेहद ही आपत्तिजनक थी। आरोप है प्रदर्शन के दौरान सनातन धर्म मुर्दाबाद जैसे आपत्तिजनक नारे लगाए गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। बीजेपी ने इस पूरी घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया, कांग्रेस पर निशाना साधा। आरोप यह है कि पहले मनुस्मृति को लेकर विवादित बयान, अब सनातन धर्म के खिलाफ कथित नारे, ये कांग्रेस की मानसिकता को उजागर करते हैं। हालांकि नारे लगाए जाने और उनकी जिम्मेदारी को लेकर सामने आए दावों की आधिकारिक जांच और पुलिस कार्रवाई के जरिए स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। फिलहाल एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, बयानबाजी भी जारी है। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी अनिरुद्ध इस दौरान जुड़ रखे हैं। अनिरुद्ध, जिस तरह से नारेबाजी की गई, विवाद बढ़ता हुआ नजर आता है, क्या ये पूरा मामला है? जी, देखा जाए तो नांदेड़ में जो है अभी जो सांसद है रविंद्र चौहान, जहाँ की उनको उर्फ बबलू चौहान, इनको जो है इनके मार्गदर्शन में जो है यहाँ पे ये आंदोलन किया गया था, जिसको लेकर यहाँ पे सनातन धर्म को लेकर जो है मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे, जिस नारों के कारण जो है अभी पुलिस ने तकरार भी दाखिल की है और इसकी जांच भी शुरू कर दी है। जैसे कि पूना में जो है जो राहुल गांधी आए थे उस वक्त में उस बयान के बाद में जब ये नांदेड़ में अभी 14 तारीख को जो बयानबाजी हुई, इसमें जो नारेबाजी की गई, इस नारेबाजी के बाद में जो है अभी राजनीति जो है गरमाई है महाराष्ट्र की। ठीक है, राजनीति गर्मा चुकी है। आप फिलहाल इस खबर पे जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। खबरों में आगे भी हम बढ़े, लेकिन इस बीच आपको ये भी बताते चले, मालेगांव में एक बार फिर से टीपू सुल्तान का मसला गर्माता हुआ नजर आता है। टीपू सुल्तान की तस्वीर का मुद्दा अब और भी ज्यादा बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। उप महापौर ने अपने दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई। बताया जा रहा है जब रिनोवेशन हुआ, रिनोवेशन के बाद में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाए जाने के बाद में विवाद देखने को मिला। सुल्तान की तस्वीर जब लगी दफ्तर में, उसके बाद से विवाद बढ़ा। निहाल अहमद टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाने पर अब सफाई देती हुई नजर आई हैं। टीपू ने देश के लिए बलिदान दिया, निहाल अहमद कह रही हैं। शिवसेना ने टीपू की तस्वीर लगाने पर विरोध भी जताया है। मंत्री दादा भूसे ने फोटो हटाने की बात कही है और दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाना बेहद गलत है, ये बात कही गई है। जैसे ही तस्वीर लगी उसके बाद में देखिए कैसे सियासत होती हुई नजर आई। सबसे महत्वपूर्ण बात ये, फरवरी में भी उप महापौर के दफ्तर में टीपू सुल्तान की तस्वीर लगाई गई थी, विवाद बढ़ा था। रिनोवेशन जब हुआ उसके बाद में दोबारा वही तस्वीर लगाई गई। उप महापौर शान-ए-हिंद ने तस्वीर लगाने के फैसले का बचाव किया है। उनका कहना है कि टीपू सुल्तान ने देश के लिए बलिदान दिया, उनका फोटो लगाने में कोई गलत बात नहीं। शिवसेना समेत तमाम विरोध करने वाले नेता और संगठन ने इसे लेकर आपत्ति जताई। महाराष्ट्र के मंत्री दादा भूसे मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए, ऐसे में सवाल यही है क्या मालेगांव में टीपू सुल्तान की तस्वीर का मुद्दा एक बार फिर बड़ा सियासी मुद्दा बनता नजर आता है। अब मैं उस पर विवाद उठाना, मुझे लगता था ये दस्तूर के खिलाफ बात है। मैंने उस वक्त भी कहा था कि हजरत टीपू सुल्तान की तस्वीर पे कोई अगर ऑब्जेक्शन लेता है तो ये दस्तूर के खिलाफ बात है। और उस वक्त भी हमने कहा था कि हमारी ऑफिस मुकम्मल होने के बाद हम फोटो लगाएंगे, और हमने लगाया। अनिरुद्ध उगले भी हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। अनिरुद्ध, क्या इस पूरे मामले में अब कोई एक्शन की बात कही जा रही है, क्योंकि टीपू सुल्तान की तस्वीर के बाद विवाद बढ़ रहा है? ये उप मेयर जो है चान-हिंद, इन्होंने जब पहली बार जो फोटो लगाया था तो उसके बाद में रिनोवेशन का काम शुरू हुआ था, जहाँ की अभी रिनोवेशन का काम जो है खत्म होने के बाद में जो है दोबारा से जो है टीपू सुल्तान की जो फोटो है वो लगाई गई हुई है। और टीपू सुल्तान की फोटो लगाने से जो है महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो गरमाई गई है, जहाँ की बड़े पैमाने पर जो है दादा भूसे ने भी कहा है कि ये फोटो निकाला जाएगा। और इस फोटो को निकालने के बाद में जो है इन्होंने जो बयान दिया है शान-ए-हिंद ने कि ये जो है भारत के लिए जो इन टीपू सुल्तान ने जो कर्तव्य किया है वो ऐतिहासिक है। और जहाँ की बड़े बड़े जो शोर पुरुष है उनको लेकर उनके बीच में जो है ये फोटो लगाया गया है। लेकिन ये फोटो जो लगाया गया है इसको लेकर जो महाराष्ट्र की जो राजनीति है वो गरमाई गई है, जहाँ की अभी आंदोलन
और नारेबाजी जी। भी बड़े पैमाने पे अलग अलग शहरों में शुरू होने हैं। ठीक है अनिरुद्ध, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो अनिरुद्ध उगले बता रहे हैं किस तरह से एक बार फिर से यहाँ पर सियासत बढ़ती हुई नजर आती है। बढ़ते हैं आगे, अगली बड़ी खबर पंजाब से, जहां गठबंधन को लेकर मंथन जारी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर यह है कि पंजाब में बीजेपी और अकाली दल में बातचीत हो रही है। पंजाब में 55 सीटों पर दरअसल बीजेपी चुनाव लड़ना चाहती है। अब 117 में से 55 सीटें बीजेपी की डिमांड है। सूत्रों के अनुसार अकाली दल बीजेपी को 55 नहीं 45 सीटें देने को तैयार हुई है। हालांकि आने वाले वक्त में किस तरह से सीटों का बंटवारा और किस तरह से एक अलग गठबंधन तय होगा, ये देखने वाली बात है। रजनीश शर्मा ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी मेरे साथ कनेक्ट हो रहे हैं। रजनीश, पंजाब की सियासत, पंजाब में चुनाव आने वाले वक्त में, लेकिन उसके पहले बड़ी हलचल, आखिर किस तरह से गठबंधन रंग लाएगा, ये तमाम बड़ी बातें हैं, लेकिन फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है सीटों के बंटवारे पर। देखिए बिल्कुल नैना, सीटों के बंटवारे का फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। इसकी कोशिशें और इसकी कवायद भी तेज हो गई है। जहाँ तक मेरी जानकारी है उसके मुताबिक नैना, जो बीजेपी है वो 70 प्लस सीटें लेना चाहती है और जो अकाली दल है उसको 40 से 45 प्लस सीटें जो है वो उसको मिलने की उम्मीद जताई जा रही है, फिलहाल सूत्रों के द्वारा अगर कहा जाए। ऐसा इसलिए भी क्योंकि अब जो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है उसके मुताबिक जो बीजेपी है और अकाली के बीच जो गठबंधन होगा उसमें बीजेपी बिग ब्रदर की भूमिका निभाना चाह रही है और अकाली दल की ये जो है वो मजबूरी है कि 10 साल से वो सत्ता से बाहर है, उसे सत्ता में आना है। ऐसे में अगर बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं होता तो जाहिर तौर पे अगले और 5 साल तक उसे सत्ता से बाहर बैठना पड़ सकता है। इसीलिए मजबूरी में उसे बीजेपी का साथ देना होगा, लेकिन इतनी मजबूरी वो अपनी नहीं दिखाएगी जितनी मजबूरी की बातें की जा रही हैं। बात की जाए कि बीजेपी के संगठन मंत्री बीएल संतोष की अगर बात कर लिया तो बीएल संतोष जो है वो पंजाब के दौरे पे थे और बताया जा रहा वहीं पे ये पूरा फॉर्मूला तैयार किया जा रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए तो बीएल संतोष की तरफ से जो पार्टी हाईकमान को जो मैसेज दिया गया है उसके बाद तमाम बीजेपी के लीडर्स को ये कहा गया है कि वो सबको ये कहे कि वो 117 सीटों पर ही लड़ेगी, लेकिन जब तक ये पूरा जो सीटों के बंटवारे का ये पूरा मुद्दा जब तक फाइनल नहीं हो जाता तब तक वो सबको यही कहे कि वो 117 सीटों पर लड़ने की तैयारी कर रही है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि बीजेपी जितनी सीटें चाहती है या अकाली दल जितनी सीटें चाहती है, क्या दोनों के बीच में सामंजस्य बन पाएगा, ये देखने वाली बात है। रजनीश, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर रक्षाबंधन से पहले महिलाओं को बड़ी सौगातें मिलने जा रही हैं। सीएम योगी ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को, खासतौर से बुजुर्ग महिलाओं को बड़ा तोहफा दिया है। अब बुजुर्ग महिलाओं के लिए आजीवन मुफ्त बस यात्रा का एक तरह से ये बड़ा तोहफा है। 60 साल से ज्यादा की उम्र की महिलाएं आजीवन मुफ्त यात्रा कर सकती हैं। अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना का शुभारंभ करते हुए यह ऐलान किया गया। रक्षाबंधन पर सभी महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा एक तरह से उपलब्ध रहेगी। 27 से 29 अगस्त तक महिलाओं के लिए फ्री बस सुविधा है। महिला शक्ति के सम्मान में कार्यक्रम में सीएम योगी ने तमाम बड़ी घोषणाएं की। रक्षाबंधन के ठीक पूर्व लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर संचालित होने वाली बस सेवा, जिसमें 27, 28 और 29 इन 3 तिथियों पर हर बेटी, हर बहन, हर माता को फ्री में बस सेवा की सुविधा प्राप्त होगी एक सहयात्री के साथ। और इसके उपरांत 60 वर्ष से ऊपर की सभी माताओं और बहनों के लिए इस यात्रा को हम लोग फ्री में उपलब्ध करवाने जा रहे हैं। जब इस बस सेवा को प्रारंभ करने की बात आई तो हमने कहा भी देखो, महिला स्वावलंबन का एक आदर्श उदाहरण बनेगा ये, और इसका नाम भी रखिए लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के नाम पर। तो इस पूरी सुविधा का नाम है लोकमाता अहिल्याबाई निशुल्क बस यात्रा। यानी कल से लेकर यानी 27, 28 और 29 को तो हर बेटी, हर बहन, हर माता अपने एक सहयात्री के साथ उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में
या सिटी बस की सेवा में निःशुल्क यात्रा कर ली गई। अब आपको मौसम के कहर की कुछ तस्वीरें दिखाते हैं जो नेपाल से आई हैं। नेपाल से आई बाढ़ की हाहाकारी तस्वीरें। जी हां, भारी बारिश की वजह से भारी तबाही मचाई है। यहां पर मौसम के बाद में हालात जो है, बाढ़ की वजह से भारी तबाही का मंजर, तस्वीरें आपको दिखाते चलते हैं। बड़े बड़े पुल कागज की कश्ती की तरह बहते हुए नजर आते हैं। अब ये तस्वीर नेपाल के रसुआ की है, जहां पर कई इमारतें तबाह हो गई, कई पुलिस चौकियां, कई गाड़ियां बहती हुई नजर आई। आपको तस्वीरें में दिखाती हूँ, देखिए किस तरह से ये पूरा इलाका बाढ़ की चपेट में है। पुल का बड़ा हिस्सा पानी की तेज वेग के साथ बहता हुआ नजर आया। कई पुलिस चौकियां, कई गाड़ियां बह गई। नेपाल में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी भारी नुकसान पहुंचा है। ये तस्वीरें देखिए। अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये बड़ी बड़ी इमारतें पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी हैं। जानकारी ये है कि तिब्बत से आए सैलाब ने भारी तबाही खासतौर से नेपाल में मचाई। अब ये तस्वीर देखिए, ये जो गाड़ियां थी, कैसे पानी का तेज बहाव इन गाड़ियों को अपने साथ में पानी के तेज वेग के साथ में बहता हुआ नजर आया। चारों तरफ ये तबाही का मंजर है, जिसने इन तस्वीरों को देखा रूह कांप गई। रोंगटे खड़े कर देने वाली तस्वीर। बड़ी बड़ी इमारतें इस पानी के मलबे के साथ बह गईं और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जगह जगह पानी भरा हुआ है। नदी नाले उफान पर हैं और देखिए किस तरह से हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को भी पानी का ये तेज बहाव अपने साथ ले जाता हुआ नजर आया। ये पूरा का पूरा इलाका सिर्फ कीचड़ मलबे से भरा हुआ है। बड़े बड़े पेड़, गगनचुंबी इमारतें इस पानी के तेज वेग के आगे पूरी तरह से बेबस नजर आई। कई बड़ी इमारतें जहां पर लोग नीचे थे, अब उनके लिए भी मुसीबत का सबब है। अब देखिए लोगों की चीख पुकार। ये नेपाल की तस्वीरें हैं। ये तिब्बत से आया मलबा। देखिए ये चारों तरफ आपकी जहां पर नजर जाएगी वहां पर सिर्फ तबाही का मंजर नजर आता है। पहाड़ों से आता हुआ ये मलबा, नीचे कई मकान पूरी तरह से बर्बाद हो गए। बताया जा रहा है कि कुछ जगहों पर लोगों को पहले अलर्ट किया गया था, जो लोग सही समय पर सही उस जगह से सुरक्षित निकलने में कामयाब हुए, लेकिन कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं। अब इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है जान माल का क्या नुकसान हुआ होगा। नेपाल में सैलाब का कहर कैसा है। रसुआ जो इलाका है वहां पर भारी तबाही है। अब एक बार फिर से इसको अगर हम देखते हैं, गाड़ियां कागज की कश्ती की तरह बह रही हैं। बाइक तो आपको नजर ही नहीं आएगी, कार पूरी तरह से बहती हुई नजर आई। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, भारी भरकम लोहा, भारी भरकम जो तमाम बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे वो भी बहते हुए नजर आए। घर पूरी तरह से बहते हुए नजर आए। ये नेपाल की तबाही की तस्वीरें हैं। नेपाल कभी हमने देखा कि जिस रूप में हमने देखा, कई बार कभी यहाँ पर जिस रूप से तबाही का मंजर नजर आता है, कभी भूकंप तो कभी मौसम की मार। नेपाल में अभी स्थिति है बहुत ज्यादा हाहाकार। यहाँ पर रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।